नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और किसानों से लेकर सरकार तक सभी बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खरीफ की बुआई उसी पर निर्भर है। मौसम विभाग की माने तो मानसून 4 जून तक केरल पहुंचेगा, लेकिन स्काईमेट 7 जून की तारीख बता रहे हैं। ऐसे में मानसून के काले बादल कब घिर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा और स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा। मिस्टर शर्मा से यहाँ पर शुरुआत करेंगे और यहाँ पर काफी 2 डेट्स के बीच में फिलहाल यहाँ पर काम है। ऑफ कोर्स +- 4 डेज का यहाँ पर एरर हमेशा होता है, लेकिन मिस्टर शर्मा, जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, क्योंकि 1 जून ऐसा मान के चला जाता है कि ऑनसेट डेट होती है, उसके पहले आगे हम यहाँ पर मानसून का लॉन्च होता हुआ देखते हैं। अब किस तरह की स्थिति है और आपको लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते में हम ऑनसेट देख पाएंगे? जी मनीषा, आने वाले 1 हफ्ते में मानसून तो जरूर देख पाएंगे, लेकिन जो उसकी अराइवल डेट के बारे में अनिश्चितता मैं तो कहूंगा अभी भी बनी हुई है। कोई पैटर्न, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी इस वक्त तक भी। और मैंने जैसे पहले भी एक बार कहा था, कोई जिसको कहते हैं धमाकेदार एंट्री होने वाली है, नहीं है। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बन रही। बहुत ही सॉफ्ट लॉन्च होगा। पर जो तिथि के बारे में परिस्थितियां इसलिए बदल रही हैं कि कुछ ना कुछ फ्रेश डेवलपमेंट, जैसे अरबियन सी में अगर अभी कहा जा रहा है कि शायद एक कुछ वोर्टेक्स बनेगा, सर्कुलेशन बनेगा, जो बाद में कुछ और ज्यादा तेज होके हो सकता है डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है, तूफान भी बन सकता है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा पैटर्न है, जो एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न होना चाहिए मानसून के आने का, वो सब बिगड़ जाता है। वही परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं इस वक्त। इसलिए कुछ भी कह पाना कि हाँ 4 को आएगा या 5 को आएगा, लेकिन अभी कोई ऐसे परिस्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही कि बिल्कुल जैसे कॉपी बुक स्टाइल में कहा जाए कि मानसून आ गया है। ऐसे हालात बन नहीं रहे हैं। जो अलग अलग 4 कंडीशंस होती हैं, हो सकता है पूरी की पूरी सेटिस्फाई ना हो पाए वो, पर वर्षा जरूर शुरू हो जाए। प्री मानसून शावर अभी इस वक्त ही केरल में बहुत भारी वर्षा भी संभावित है आज और कल के दिन में। लेकिन जो मानसून की वर्षा है वो अपने मेरे अंदाज से तो अभी भी अगर 2 दिन का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि 2 दिन की विंडो चाहिए होती है, तो मैं तो अभी भी कहूंगा 6 और 7 2 दिन होंगे, जबकि पर्याप्त वर्षा होगी केरल में मानसून के ऑनसेट के डिक्लेरेशन के लिए। जी मिस्टर शर्मा, प्री मानसून शावर्स के बारे में आपने कहा और आपने ये भी कहा कि वो बात काफी बेहतरीन होते हुए नजर आए हैं। तो इवन एज मानसून के ऑनसेट का जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, आप प्री मानसून शावर्स को यहाँ पर कैसे एनालाइज कर रहे हैं? केवल 2 ही पॉकेट हैं जिसमें बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है इस वक्त। एक दक्षिण भारत है जिसमें कि मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल, और साथ में जो दक्षिण कर्नाटक है जिसमें बेंगलोर, मैसूर, मांड्या ये क्षेत्र आते हैं। बेंगलोर में तो सामान्य से 2 गुनी बारिश हो चुकी है मई के महीने, 2 से भी ज्यादा। तो काफी सारे देश के पूरे भाग में आप प्री मानसून की वर्षा की बात करें, मार्च से लेकर मई तक सभी जगह, केवल केरल को छोड़ दें उसमें सामान्य से कम है। बाकी सभी देश के मध्यवर्ती भागों में, उत्तरी भागों में, पश्चिमी भागों में, गुजरात समेत, राजस्थान समेत सरप्लस रेंज है, लार्ज एक्सेस है। कुल मिला के 12% ज्यादा वर्षा हुई है प्री मानसून की देश भर में। हाँ, देश के उत्तर पूर्व भागों में कम हुई है और केरल को जैसे मैंने कहा उसमें वर्षा कम है, लेकिन जो प्री मानसून की वर्षा है अभी अच्छी हो रही है। इवन जो केरल के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के भीतरी भाग हैं, दक्षिण कर्नाटक है, वहां पे अच्छी बरसात हो रही है। तो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। वर्षा तो जरूर होगी, लेकिन जो अरबियन सी में, अरब सागर में जो सिस्टम बनने का जो अंदेशा है, कोई भी अरब सागर का सिस्टम मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो भी बनेगा, थोड़े दिनों बाद जरूर आएगा वो। उसके आने से संभावना मानसून की ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी गति पकड़ने की संभावना ज्यादा बनती है। जी। तो मई में तो यहाँ पर प्री मानसून शावर्स जो हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। जून की हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बाकी एक्सपर्ट्स की भी एक राय लेते हैं कि वो कैसे मानसून को देखते हैं और एसेट क्लासेस पे वो क्या असर देखते हैं। विकास, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप मानसून, जो इस तरफ जो अब तक की यहाँ पर प्रोजेक्शंस देखने को मिली हैं और उसका इम्पैक्ट एसेट क्लासेस पे? जी मनीषा जी, जैसे देखिए मानसून का, जैसे सर ने भी बताया कि मानसून का जैसे अभी आशा है कि अच्छा होना चाहिए, प्री मानसून शावर्स भी अच्छे हुए हैं।
एंड अभी बनने की संभावना 3 to 4 डेज का जो हम लोग ये ग्रेस पीरियड लेके चल रहे हैं आईएमडी और स्काईमेट के हिसाब से, वो तो है ही। अरब सागर का जो ये जो बन रहा है, ये थोड़ा सा चिंता का, मतलब थोड़ा सा मानसून के लिए हमेशा थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न की तरफ जाता है, बट ऑल टुगेदर अच्छा रहना चाहिए मानसून। तो 5-6 के करीब में ही अपने को दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा मानसून के ये क्या बोलते हैं, मानसून का अपना पैटर्न चालू हो जाना चाहिए और ये रेंज चालू हो जानी चाहिए। तो देखिए मानसून अगर अच्छा होगा तो इसका इम्पैक्ट तो थोड़ा अपने कमोडिटीज में पड़ता ही है, फार्मर्स फार्मर्स के लिए भी इम्पैक्ट आता है। एंड फार्मर्स को अगर अच्छे फसल होते हैं तो उनको भी थोड़ा मुनाफा होता है। एंड मुनाफा होने के चलते इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने को गोल्ड पे भी पड़ता है। तो मेरे को एसेट क्लास में अगर मानसून अच्छा होता तो मेरे को गोल्ड पे थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा लगता है आने वाले दिनों पे। तो मेरे को एसेट क्लास के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा लगेगा आने वाले दिनों में। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जीडीपी पे, इकोनॉमी पे, ओवरऑल ग्रोथ पे तो आता ही है। और जैसे कहा विकास ने कि गोल्ड एक डायरेक्टली यहाँ से बेनिफिट कर सकता है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से फिजिकल बाइंग के तौर पर। भूपेश, आप कैसे देखेंगे मॉनसून की जो चर्चा है, और आप कैसे देखते हैं एग्री नॉन एग्री स्पेस पे इसका इंडियन मार्केट्स के हिसाब से इम्पैक्ट? जी नमस्कार मैम। अगर मानसून की बात करें तो राजस्थान में अभी प्री मानसून बहुत अच्छी बरसातें हुई हैं, और जो कि जिससे मुझे लगता है कि जो स्पेशली यहाँ की जो पश्चिमी राजस्थान की जो लोकल कमोडिटी है ग्वार सीड, उस पर काफी इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए ग्वार के भाव 5850 से लेके 5520 के भाव अभी ऑलरेडी पहले से ही टूट चुके हैं। अगर ये मानसून अच्छा रहता है तो ओबियस सी बात है कि इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और मेरे को लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ पर्पज से देखें तो किसानों के घर में अच्छा खासा पैसा आता है, सभी पशुओं के लिए भी काफी अच्छा चारा रहता है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इकोनॉमी में अच्छी रफ्तार रहेगी। और एग्री कोमोडिटीज की तरफ से अगर मैं देखूं तो ग्वार सीड में अभी बिक वाली समझ आती है इस हिसाब से। जी हाँ, गुआर को एक वेदर प्रॉक्सी के तौर पर भी देखा जाता है, और स्पेशली इस समय में जिस तरह की बारिश राजस्थान में है, हमने उसका क्लियर इम्पैक्ट यहाँ पर गुआर के भावों में तो आता हुआ देखा ही है। मिस्टर शर्मा, एक और चिंता जो रहती है, महाराष्ट्र में तो हमने बारिश देखी नहीं, बॉम्बे में तो बिल्कुल भी नहीं देखी, और एक वाटर कट्स की कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पर शुरू हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जून में ऑनसेट के बाद आपने कहा कि कोई थंपिंग नहीं होगी, थंपिंग ऑनसेट नहीं है, ये सॉफ्ट लॉन्च जैसा ही है। तो अभी भी क्या कुछ नंबर्स निकल के आए हैं कि जून किस तरह का महीना रह सकता है? आईएमडी ने ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड बताया, बिलो नॉर्मल बताया। आप क्या नंबर इसको असाइन कर रहे हैं? नंबर साइन करना तो मुश्किल सी बात है, पर थोड़ा सा कमजोर नहीं, मैं तो कहूंगा कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहा है। कोई बड़ी अच्छी शुरुआत नहीं है। पहले 10 दिन जैसे दक्षिण भारत में मध्यवर्ती भागों तक भी मानसून की वर्षा पहुंच जाती है, वो लग नहीं रही कि वो नहीं होगी। तो शुरू में ही अगर 10-12 दिन जो बारिश वर्षा का अगर आसार नहीं बने या नहीं होती है, तो ये अच्छे कोई संकेत नहीं है। हालांकि क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्थितियां ऐसी बनेंगी परिस्थिति की, जो अगर अरब सागर में कुछ सिस्टम बनता है तो केवल कोस्ट के साथ साथ थोड़ी सी मानसून स्ट्रीम आगे जाती है, जो कि कोस्टल स्टेशंस तक ही, केरल का, कोस्टल कर्नाटका या उससे चल लगते हुए गोवा, कोंकण के साथ साथ, लेकिन भीतरी भागों में मानसून का जाना बहुत जरूरी रहता है। उसके साथ ही आगे प्रोग्रेस होता है, पर वो आसार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि उसकी कोई लिंकेज नहीं है देश के बाकी भागों से कि मानसून कब पहुंचेगा उत्तरी भागों में या उत्तर प्रदेश या बाकी क्षेत्रों में। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो मानसून की गति भी थोड़ी कमजोर रहेगी, उसकी चाल तो कमजोर रहेगी ही रहेगी। कुल मिला के भी जून का महीना भी बहुत अच्छा दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ आसार बनते हैं तो मुझे लग रहा है केवल 15 जून के बाद बनेंगे देश के भागों में मानसून की वर्षा, अच्छी वर्षा आने के लिए। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा। जी मिस्टर शर्मा, यूजली जब 1 जून को ऑनसेट होता है केरला में, तो 10-12 जून तक हम मुंबई में आता हुआ देखते हैं, जून एंड तक यहाँ पर दिल्ली पहुंचता है मानसून इन सम सेंस। अब जैसे आपने कहा कि कोस्टल एरियाज में मानसून पहले पहुंचेगा, इंटीरियर एरियाज में देर से आता हुआ नजर आएगा, तो कैसे फिर ये चाल देखते हैं? आपको लगता है कि एक डिलेड ऑनसेट हम देन ट्रैवल के हिसाब से भी देखेंगे? देखिए, ऑनसेट अगर 4-5-6 दिन के बाद भी आता है तो मैं कोई इसको खास कोई विशेष डिले नहीं मानता हूं। पहले भी हुआ है ऐसा, मानसून लेट आके तो भी अच्छा हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जरूर होता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि लेट तो आएगा ही, चाहे वो, मुझे तो अभी भी लग रहा है 6-7 जून से पहले तो आना मुश्किल सा लग रहा है। और आने के बाद भी अगर जैसे उसकी चाल अगर तेज नहीं होती है, गति नहीं पकड़ता है, तो वर्षा सामान्य से काफी सारी कम रह सकती है।
और जो परिस्थितियां कुल मिला के मानसून का कंट्रोल करती हैं, जो कि अल नीनो की स्थिति बाकायदा बनी हुई है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। उसके लिए कोई जो काउंटर जो आईओडी की बात करते हैं, अभी तक कोई ऐसे कोई विशेष उसकी आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे कि उसमें वो बहुत सुधार कर सकता है मानसून के वर्षा में। तो कुल मिला के आसार यही है कि जो मानसून है रहेगा तो बिलो नॉर्मल ही, अगर बिलो नॉर्मल से भी कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो हो सकता है उससे भी दूसरे एंड में पहुंच जाए, जैसे 90% तक, या इसकी तक की कमी भी संभावित रहेगी। हालांकि उसके आंकड़े हमें मिलेंगे, थोड़ा और दो तीन सप्ताह वेट करके उसका एक बार फिर से हमें लेना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा उनका। लेकिन कुल मिलाकर जो जून का महीना है, जो कि बहुत क्रूशियल है, जो खरीफ की फसल की बुआई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो वही रहेगा। किसान जो है, मैं तो कह रहा हूँ, वो असमंजस में रहेगा, क्या करे या क्या ना करे, तैयारी करे या क्या, किस तरह की तैयारी करे। तो उन क्षेत्रों को लेकर एक चिंता संभावित है, और जून का महीना को बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। जी। आपने जैसे कहा कि बुआई यहाँ पर थोड़ी डिले हो सकती है, आगे जाके एल निनो का भी यहाँ पर खतरा है, और जिस तरह से आईएमडी की रिपोर्ट भी बताती है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया यहाँ पर एक कंसर्न का रह सकता है, तो बुआई, नॉर्थ वेस्ट में डेफिसिट, इन दोनों को मिला के कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो अल नीनो का प्रभाव होता है, कुल मिला के पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देश के भीतरी भागों में, मध्यवर्ती भागों और उत्तरी भागों में ज्यादा रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में कहूंगा तो गुजरात समेत, और सेंट्रल भाग कहूंगा जो मध्यवर्ती भाग, तो उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत इन सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है देन जो कि देश के दक्षिणी भाग हैं या उत्तर पूर्व भाग हैं। देश के दक्षिणी भागों में अल नीनो का प्रभाव कम रहता है। लेकिन और वैसे भी देश के जो दक्षिणी भाग में देखिए आप, उत्तरी भागों में मानसून रहता है केवल 2 महीनों के लिए, जून के एंड में या जुलाई के शुरू में आता है, और सितंबर में उसकी वापसी शुरू हो जाती है शुरू में ही। देश के जो दक्षिणी भाग है वहां पूरे 4 महीने का समय रहता है, इसलिए उसमें संभावना ज्यादा रहती है कि कम से कम 4 महीने में कुछ एक समय के लिए अच्छी वर्षा हो जाए। तो इसलिए वो अल नीनो उतना प्रभाव ज्यादा तेज नहीं डालता है। पर देश के मध्यवर्ती और उत्तरी भाग, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जो ग्रेन बाउल जिसको कहते हैं या एग्री बाउल कहते हैं, उसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है स्थिति चिंताजनक है अल नीनो को लेकर। जी। ऑलराइट, तो क्लियरली थोड़ी सी कंसर्न्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो ऑनसेट को लेकर है, आगे जाकर मॉनसून का ट्रैवल है, आगे एल निनो भी है, और कुछ डेफिसिट एरियाज ऑलरेडी यहाँ पर बात किए जा रहे हैं। तो इवन एज ओवरऑल मॉनसून यहाँ पर नॉर्मल जरूर बताया जा रहा है। जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, जो फाइनल डिटेल्स हैं वहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फिलहाल नहीं है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मॉनसून से पहले वो बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और अब अपने एक्सपर्ट से स्ट्रैटेजीज लेने का भी समय है। भूपेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी मौसम को लेकर यहाँ पर चिंताएं तो फिलहाल है ही, लेकिन अगर टॉप ट्रेड्स देखने हो तो वो कहाँ हैं? जी, आने वाले समय के लिए मैं कहूंगा कि 5490 के नीचे ग्वार सीड जून वायदा में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5555 का रहेगा, जिसमें नीचे में 5400, 5350 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। उसी के साथ ही जो दूसरी कमोडिटी समझ आती है कि कोकुड वायदा जून वायदा में बिकवाली करनी चाहिए, 2555 के नीचे इसमें बिकवाली करनी चाहिए, 2555 के नीचे, जिसका स्टॉप लॉस 2585 का रहेगा, नीचे में 2515 और 2480 के टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, दोनों ही सेल कॉल्स यहाँ पर आती हुई कोकुड और गुआर में आपको बिकवाली करके चलना है। विकास, आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्योंकि यहाँ पर उठापटा जारी है और चिंताएं हैं चाइनीज डिमांड को लेकर भी और उनके वीक इकोनॉमिक डेटा को लेकर भी? इकोनॉमिक डेटास भी है और ये वीक भी, मतलब समझ लीजिए कि काफी इवेंटफुल वीक भी है। और हम लोगों ने मानसून पे भी बात कर लिया कि मानसून के भी कंसर्न्स हैं ही। बट इस वीक में मतलब देखिए इवेंट्स है, डेटा मतलब है, बट एज एन एनालिस्ट हम लोगों को तो डेटास को तो देख के चलना ही पड़ेगा। तो मेरा टॉप ट्रेड रहेगा सिल्वर पे। जैसे कि मैं सिल्वर पे अभी भी 70,000 के जो इसके जो जोन है, ये मेरे को काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लगता है सिल्वर पे। तो सिल्वर पे अगर थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो मैं सिल्वर पे बाई की ही सलाह दूंगा। 70,800, 71,000 के करीब सिल्वर मिलता है तो सिल्वर बाई की सलाह ही रखूंगा। 70,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट मैं इस पे रखूंगा 72,900 एंड 73,500।
इवेंटफुल वीक है, इसमें मेरे को सिल्वर स्ट्रांग लगता है, तो मेरा टॉप ट्रेड सिल्वर पे रहेगा। और एक दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा कॉपर पे। कॉपर मेरे को थोड़ा यहाँ पे वीक लगता है, तो कॉपर मैं 700 के नीचे सेल इनिशिएट करूंगा। 700 के नीचे अगर कॉपर ट्रेड करता है तो कॉपर में सेल रहेगा। 708 का स्टॉप लॉस रहेगा। 692 एंड 685 के करीब का टारगेट रहेगा इसमें। ऑल राइट जी हाँ, कॉपर में कल भी यहाँ पर करीबन 1% की गिरावट थी, आज भी आधे से ज़्यादा % की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है, तो क्लियरली काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर इसे इम्पैक्ट करती हुई। क्रूड पर एक राय लेना चाहेंगे आप दोनों की तरफ से ही, और विकास आपसे पहले, क्योंकि जिस तरह की गिरावट कल हमने आते हुए देखी है जो संभल नहीं पाई है आज भी, कैसे देखते हैं आप जून 4 की ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग से पहले यहाँ पर प्राइसेस को? देखिए, ओपेक के मीटिंग्स के पहले देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोग ने जब डिस्कस किया था कि इसका एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे क्रूड पे, एमसीएक्स क्रूड पे 5500 के करीब का, जहां से कि इसने 6180 तक का एक बाउंस दिखाया था, बट दैट टू टेस्ट रेजिस्टेंस जोन, और वहां से वापस इसने रिवर्सल्स बना लिए। तो ये जो ओपेक का मीटिंग आने वाला है, आई डोंट नो कि इसमें संभावित क्रूड कैसे मूव कर सकता है इन लोग, बट ऐसा सिचुएशन जब आता है ना, तो यहाँ पे ओपेक वाले लोग काफी हद तक कोशिश करते हैं कि प्राइसेस और नीचे नहीं जाए। तो हम लोग जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रूड के लिए हम लोगों का 5500 का एक सपोर्ट जोन बहुत ही वाइटल है, बट इस बार लगता है कि ये सपोर्ट जोन ब्रीच हो सकता है। और अगर ये सपोर्ट जोन ब्रीच होता है तो हम लोग 5000 और 5100 तक क्रूड में इजीली आता देखेंगे। तो मेरे को लगता है कि क्रूड में दबाव रहेगा, और आने वाले कुछ हफ्तों तक भी क्रूड पे दबाव रहेगा। ये ऊपर में 5900 6000 के लेवल के ऊपर अभी थोड़ा लंबे समय तक जाता नजर नहीं आ रहा है। क्रूड पे मंदी का ही व्यू रहेगा, या तो हम लोगों को सेल ऑन राइज मिल जाए, अगर 5850 5900 मिल जाए तो वहां पे हम लोग सेल कर सकते हैं। और अगर 5500 का बॉटम सपोर्ट टूटता है तो भी हम लोग इस पे सेल कर सकते हैं 5100 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, फेयर पॉइंट, यानी कि मुनाफा वसूली यहाँ पर आज भी जारी है। आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार, कल की 4% की गिरावट के बाद यहाँ पर और भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई। लेकिन इसी के साथ शो समाप्त करने का भी समय है। विकास, भूपेश जी, आप दोनों का शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।